सी, जिन्हें देखकर युवांशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। तो वेजी जी बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाह रहा था कि मैं असली जिंदगी से तुम्हारी वजह से ही जी पा रहा हूँ। वो अब यहाँ पर अपने पुराने दिन याद करता है और बोलता है जब मैं 18 साल का था तब मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। वो मेरी जिंदगी का बहुत ही बुरा टाइम था, जिस वक्त मेरी लाइफ में सिर्फ अकेलापन और निराशा थी और कोई भी होप नहीं बची हुई थी। मैंने अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था और जब मैं सुसाइड करने वाला था तब एक लड़की सामने अकेले से मेरे गेट नॉक करती है। वो अपने तरीके से मेरे साथ रहती थी, मेरी आवाज सुने बिना उसे तसल्ली नहीं मिलती थी। वो मेरे लिए वॉन्टन भी बनाती थी और पेपर स्ट्रिप्स में एनकरेजिंग वर्ड्स लिखकर मेरे स्लीपिंग पिल्स को रिप्लेस कर देती थी। वो मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह थी और मैंने उसे मेट्योर शायर दिखाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं अभी तक उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। और उसे बताता है कि कैसे जब वो उसे छोड़कर चला गया था उस वक्त भी वो हमेशा उसके साथ ही थी। इस पूरे टाइम वो जुबे के साथ बदला लेने के लिए स्टूपिड होने की एक्टिंग कर रहा था। तब मैं अपना स्कूल बैच देखकर अपने आप को रिमाइंड कराता था कि मैं अपने ऊपर बदले की डार्कनेस को लाइट से रिप्लेस नहीं होने दूंगा। और क्योंकि जब वो युवांशा से पहले मिला था उसके बाद उसमें अब तक काफी सारे चेंजेस आ गए थे, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके इस वाले वर्जन को एक्सेप्ट करेगी। इसके जवाब में युवांशा उसे किस कर देती है और बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो क्वाइट बॉय मेरी लाइफ में लाइट की तरह था। वो अंधेरा कमरा और साइलेंट बॉय मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता था, पर वो एक दिन उस रूम को छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे उसका नाम तक भी नहीं पता था। वो फिर यहाँ पर वेजी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है जब वो उसे मिली थी, कैसे उसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया। और क्योंकि अब दोनों ने अपने पास एक दूसरे से कन्फेस कर दिया था और दोनों एक दूसरे को टाइम से पसंद करते थे, इसलिए लोग आपस में किस करते हैं। इसके बाद हम वापस से फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ पर युवांशा हॉस्पिटल की बेड पर पड़ी हुई थी। उसके बगल में वेजी था, वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि डॉक्टर ने तुमसे बात करने के लिए बोला है, अभी भी होप है कि तुम उठ पाओगी, तुम्हारा जिंदा होना ही मेरी लाइफ के जीने का पर्पस है। तभी उसे इनका कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि युवांशा की हालत पेशान की वजह से है क्योंकि उसी ने उसका मर्डर किया। तभी उसे यहाँ पर युवांशा के बेसमेंट में एक्सीडेंट होने की मेमोरी आती है। वेजी उसे बोलता है कि वो युवांशा के टाइमलाइन को अल्टर करके उसकी डेथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो दूसरी अप्रोच लेने जा रहा है। वो युवांशा से वेजी को फोन देने के लिए बोलेगा। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पेशान नेंग से युवांशा के बारे में पूछते हैं, तो नेंग उसे बोलती है कि लगता है उन लोगों ने रात बाहर ही बिताई है। तभी वेजी और युवांशा वापस आते हैं। पेशान इन सभी लोगों को रोकते हैं, बोलते हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देर हो रही है, इसलिए अभी हमें चलना चाहिए। तो सभी लोग बाहर से चले जाते हैं और पेशान सोचता है कि लगता है युवांशा को पता चल गया है कि मैं उसका ब्रदर नहीं हूँ। जिसके बाद हम युवांशा और वेजी को साथ में कार में देखते हैं जहाँ पर युवांशा उसके हाथ के चोट के निशान को देखकर बोलती है कि फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो तुम्हें अपने आप को इस तरह से हर्ट नहीं होने देना है। मिस्टर हैंग भी यही चाहते होंगे। वो मिस्टर हैंग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर हैंग अपने बेटे वेजी को बहुत ज्यादा मिस करते थे और उसके बर्थडे पर वो युवांशा को वॉन्टन खिलाते हैं। युवांशा उनसे बोलती है कि अभी भी वो अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। वो उसे कॉल करके बर्थडे विश करने के लिए बोलती है क्योंकि मिस्टर हैंग हमेशा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और वेजी को टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए वो उनसे नाराज था। पर मिस्टर हैंग उसके बोलने पर कहते हैं कि वो उसे पर्सनली जाकर बर्थडे विश करेंगे। युवांशा उसे यहाँ पर बताती है कि कैसे उसके फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वेजी बोलता है कि उसे मेरे फादर ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैंने उनका फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज था। वो अपने काम की वजह से मॉम से आखिरी बार भी मिलने नहीं आ पाए। पर जब मुझे उनके मरने की न्यूज़ मिली तो मैं अपने आप को ही हेट करने लगा क्योंकि मैंने आखिरी बार भी उनसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने अपने आप को उस रूम के अंदर बंद कर लिया और फिर तुमने आकर मुझे उस अंधेरे से निकाला। तभी युवांशा बोलती है कि मिस्टर हैंग की वजह से हम लोग मिले और बोलती है कि तुम सच में उसे हेट नहीं करते क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुमने अपने आप को उनके मरने की वजह से इतना हर्ट नहीं किया होता। वेजी जब उसे मेट्योर शादी दिखाने में प्रॉमिस के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर उसने प्रॉमिस नहीं तोड़ी होती तो हम लोग इतना कुछ मिस नहीं करते। पर युवांशा बोलती है कि पुरानी बातें अब जाने दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी और फ्यूचर वेजी की कॉल अटेंड करने के लिए युवांशा बेसमेंट में आती है जहाँ पर वो उसे बताता है कि टाइमलाइन चेंज हो गई है, तुम अब डेड तो नहीं हो पर तुम कोमा में हो और पेशान तुम्हारा मर्डरर है। ये बोलकर वो उसे वेजी को फोन देने के लिए बोलता है। तभी पेशान की कार की लाइट चलती है और वो युवांशा का एक्सीडेंट करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वेजी आ जाता है। वो युवांशा के हाथ में फोन देखता है और बोलता है कि ये तो वही डुअल स्पेस टाइम का फोन है जिस पर मेरे डैड ने रिसर्च किया था। वेजी कहता है कि क्या इसकी दूसरी साइड में मेरे फादर थे, तो युवांशा बताती है कि नहीं, इसकी दूसरी साइड में फ्यूचर वाला वेजी है। उसने बोला कि मैं ये फोन तुम्हें दे दूं और ये भी बोला कि पेशान मर्डरर है। अगले दिन अब युवांशा जब अपने कैबिन में जाती है तब पेशान वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। वो उसके ड्रॉर के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। युवांशा को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वॉन्टन लेकर आया हूँ। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला है। ये सुनकर युवांशा डर जाती है। पेशान आगे बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, मैंने वो पर्सन होने का सिर्फ प्रेजेंट किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो एकदम हर्ट होने की यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाते हैं। इस पर युवांशा कहती है कि पर तुमने तो बोला कि तुम किसी और से प्यार करते हो। तो पेशान बोलता है कि वो पर्सन तुम ही हो, लेकिन अब तुम वेजी के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए मैं उसकी एक्टिंग कर रहा था जिसे तुम ढूंढ रही थी ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। अगर तुम ये सारी चीजें बॉदर कर रही है तो मैं आज से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। युवांशा भी उसे ये सब करने से मना करती है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ वेजी है। तो पेशान बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा था। ये बोलकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि नेंग के सिस्टम में सिग्नल डिटेक्ट होता है। तो वेजी से बोलती है कि क्वांटम कम्युनिकेशन का सिग्नल है, ये सिस्टम तुम्हारे फादर के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और सिग्नल का सोर्स हमारी ऑफिस की बिल्डिंग में ही दिख रहा है। जो सारी चीजें पेशान सुन रहा था। वेजी जब नेंग से चलकर सिग्नल का सोर्स ढूंढने के लिए बोलता है तो पेशान भी उन लोगों के साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर वेजी मान जाता है। जहाँ ढूंढने पर पेशान को युवांशा फोन पर सीक्रेटली बात करते हुए मिलती है जहाँ पर वो पेशान को देखकर अचानक से घबरा जाती है। वो उसे बोलती है कि क्या उसे और कुछ बोलना है, पर वो उसे बताता है कि वेजी कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेस करने को बोला है और मैंने उस सिग्नल को फॉलो किया। वो सिग्नल जरूर तुम्हारे फोन से ट्रांसमिट हो रहा था। तो युवांशा बोलती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो पेशान कहता है कि ठीक है वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। पर मिस्टर वेजी सिग्नल को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और उन्हें पता चल गया है कि ये सिग्नल इसी बिल्डिंग में है। तभी वेजी वहां पर आता है और युवांशा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो युवांशा बोलती है कि लिफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ थी ना, इसलिए मैं सीढ़ी से जा रही थी जहाँ मुझे पेशान मिला तो मैं उससे बात करने लगी। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। युवांशा रेस्टरूम में जाकर फोन को छुपा देती है, पर पेशान वहां पर आकर उस फोन को ले लेता है। असल में ये सब कुछ वेजी का प्लान था पेशान को ट्रैप करने के लिए, जिसके अंदर वो बहुत ही आसानी से फंस गया था। अगले सीन में ये तीनों पेशेंट की कार को ट्रेस कर रहे थे और बोलते हैं कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, भला उसे ही फोन क्यों चाहिए। युवांशा बोलती है कि उसका रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उसे पहले से ही पता है कि फोन मेरे पास है। तभी वेजी बोलता है कि इस फोन के बारे में हम लोगों से भी पहले किसी और को पता था और वो इंसान इसे पाना चाहता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिकुन है। पेशान भी फोन लेकर मिस्टर कुन के पास जाकर उन्हें वो दे देता है। सीन अब यहाँ से पास आता है जहाँ पर मिस्टर हैंग उनको अपना फोन दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी रिसर्च है, अभी ये उतनी स्टेबल नहीं है पर स्पीड में ग्रेट सक्सेस है। इस फोन से वो टाइम के अक्रॉस कॉल कर सकते थे। ये सुनकर कुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इससे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। हम लोगों के पास अब सब कुछ होगा, हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पर हैंग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुमने मेरी रिसर्च का गलत मतलब समझ लिया। पर पास को इतनी आसानी से नहीं बदल
कर सकते। ऐसा करने से बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने का रिस्क है। पर कौन यहाँ पर उसके रिसर्च पर काफी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन हैंक फिर भी मना कर देता है। तभी हैंक को कुछ जरूरी फाइल पर साइन करने के लिए जाना पड़ता है। उसी वक्त इसे फोन पर एक कॉल आता है, जिसे शिकुन रिसीव करता है। फोन की दूसरी साइड पर युवांशा थी। वो बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इस फोन के बारे में किसी को भी नहीं बताया। कॉल कट होने के बाद हैंक वापस आकर कुन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके अगले सीन में शिकुन अपने आदमियों के साथ हैंक के पास आया हुआ था, जहाँ पर हैंक उसे बोलता है कि मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये फोन तुमको नहीं दूंगा। तो कोन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको ढूंढ नहीं पाऊंगा, और वो उसे उसकी बेटी के लिए धमकी देता है। तो हैंक उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने उसकी बेटी को कुछ किया तो जिसके पास फोन है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर शिकुन उसे अपने आदमी से मारने के लिए बोलता है, पर हैंक वहाँ से भागने लग जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कोन पेशेंट से बोलता है कि हैंक को लगा कि युवान को फोन देकर और उसे 1 साल बाद इसे फोन से मेरी तरफ से वार्न करने के लिए बोलकर वो सब कुछ बदल सकता है। पर इतनी कोशिशों के बाद भी ये फोन मेरे हाथों में आया। मैं इसे डेवलप कर वो सब कुछ बदल दूंगा जो कि मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी पुरानी चीजें बदल दूंगा और अपनी बेटी के साथ भी मैं अपने रिलेशनशिप को और भी अच्छा करना चाहता हूँ और एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। बस मुझे ये जानना है कि इस फोन को यूज कैसे करते हैं। इस पर पेशेंट बोलता है कि वेजी हमें ये चीज नहीं बताने वाला। तो कुन कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इधर निंग वेजी से बोलती है कि क्या तुम्हें पहले से उनके बारे में पता था। तो वेजी बोलता है कि मुझे सिर्फ पहले उस पर शक था,